साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, कितनी गलत बात है। हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है, हम फॉरेनर्स है तो क्या हो गया, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो चलो अब देखते हैं सेक्शन 48 के कुछ प्रोवाइजोज। जी हां, सेक्शन 48 के प्रोवाइजोज में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कैपिटल गेन्स की कंप्यूटेशन के लिए, वो अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सर सबसे पहले ये बता दीजिए प्रोवाइजो क्या होता है। भाई मैंने इनिशियल क्लासेस में डिस्कस किया था, प्रोवाइजो मींस एक्सेप्शन। तो जो सेक्शन 48 कह रहा है, जो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म सेक्शन 48 ने बताया है, जो डिटेल्स सेक्शन 48 ने दी हैं, जिस तरह का कंप्यूटेशन सेक्शन 48 ने बताया है, उन डिटेल्स को हटकर, उन डिटेल्स से परे हम लोग कुछ और तरह से कंप्यूटेशन करेंगे, जो कि सेक्शन 48 के प्रोवाइजो में कुछ चुनिंदा केसेस में, कुछ स्पेसिफिक केसेस में बताया गया है। भाई कई कई जगह मजबूरी हो जाती है कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन अलग से करना, कुछ अलग मेथड अपनाना, कुछ अलग तरीका अपनाना, क्योंकि उन सिचुएशंस में हो रही है हार्डशिप टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो जहां पर होगी हार्डशिप टू अ पर्टिकुलर पर्सन, हम अपना कैपिटल गेन का मेथड कर देंगे चेंज। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48, जहां पर एक्ट ने कैपिटल गेन को कंप्यूट करने का तरीका, जो नॉर्मल तरीका हमने पढ़ा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हमने नॉर्मल तरीका पढ़ा है, उस तरीके से हट के हम लोग एक खास तरीका सीखने जा रहे हैं फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो भाई एक मिस्टर जोसेफ हैं जो कि हैं यूएस के रेजिडेंट। मिस्टर जोसेफ का बहुत बड़ा कारोबार है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और मिस्टर जोसेफ अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं उस कारोबार से। तो ऑब्वियसली जब किसी के पास सेविंग्स भाई होती है और इनकम होती है, तो डेफिनेटली वो लोग एवेन्यूज ढूंढते हैं उस इनकम को एम्प्लॉय करने के, उस इनकम को इन्वेस्ट करने के। तो मिस्टर जोसेफ 5000 यूएसडी लेके आते हैं इंडिया। वो कहते हैं भाई मुझे 5000 यूएसडी इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और मुझे वहां से कैपिटल गेन निकालना है, कैपिटल गेन अर्न करना है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि इंडिया की कंपनीज बहुत ज्यादा कैपिटल गेन अर्न करने के काबिल हैं, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है ना। ग्रोइंग इकोनॉमी होने की वजह से जो रेट ऑफ रिटर्न मिस्टर जोसेफ को बाहर यूएस में मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में हो सकता है, चांसेस हैं कि इंडिया में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिले। तो इस लालच से वशीभूत होकर मिस्टर जोसेफ ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपने अर्निंग का कुछ पोर्शन, कुछ एक छोटा सा पोर्शन लगाऊंगा इंडिया कंट्री के इंडियन किसी कंपनी में। भाई ठीक है, अगर वो लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर जोसेफ ने किया मार्केट रिसर्च। मिस्टर जोसेफ ने बहुत सारा यूट्यूब किया, गूगल किया, बहुत सारे जो गुरुज होते हैं, स्टॉक मार्केट के गुरुज जो होते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट होते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे गए, उनसे सजेशंस लिए, उनसे टिप्स लिए, तरह तरह का रिसर्च किया। और सब रिसर्च पूरा करने के बाद मिस्टर जोसेफ ने फैसला किया कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आप शेयर्स खरीद लो। तो मिस्टर जोसेफ ने फैसला किया आई वांट टू परचेज शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जब मिस्टर जोसेफ ये शेयर्स खरीद रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, तब सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू थी ₹500 पर शेयर। 500 रुपए का एक शेयर चल रहा था उस समय जब मिस्टर जोसेफ ने डिसाइड किया कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है जी, 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदना चाहते हैं कौन? मिस्टर जोसेफ। परफेक्ट। अब मिस्टर जोसेफ को पता लगा कि जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको इंडियन रुपीज चाहिए। उनके पास तो डॉलर्स है ना, बट उन्हें चाहिए इंडियन रुपीज, और इंडियन रुपीज 70 रुपए के हिसाब से कन्वर्टेबल है। इंडियन रुपीज 70 का चल रहा है उन दिनों में। मिस्टर जोसेफ ने कहा ठीक है भाई। सो इन INR द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच मिस्टर जोसेफ हैज इज 3,50,000 रुपीज। 3.5 लाख रुपए मिस्टर जोसेफ के पास आ गए। किस दिन आ गए? उस दिन आ गए जिस दिन वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 3.5 लाख रुपए टोटल आ गए इन्वेस्टमेंट के लिए। एक एक शेयर था 500 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो टोटल शेयर जो मिस्टर जोसेफ ने खरीदे, वो खरीदे भाई। इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है इस कंपनी में, तो मिस्टर जोसेफ बहुत ज्यादा खुश हैं। 700 शेयर्स खरीद के, किस कंपनी के? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 700 शेयर्स खरीद लिए। किसने? मिस्टर जोसेफ ने। अब 6 महीने बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो शेयर 500 रुपए के चल रहे थे, उन शेयर में आया इजाफा।
उन शेयर्स में कितना इजाफा आया, वो शेयर जो 500 रुपीस के थे वो अब हो गए हैं 550 रुपीस के। 50 रुपए का इजाफा आ गया विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। मिस्टर जोसेफ ने कहा कि भाई मुझे भी अपने बिजनेस में थोड़ी सी जरूरत है, तो उन्होंने सोचा ठीक है 50 रुपए का तो बेनिफिट मिल रहा है ना, लेट मी विड्रॉ माई मनी फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मिस्टर जोसेफ ने फैसला किया कि मैं अपना मनी विड्रॉ करना चाहता हूं फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बताना मिस्टर जोसेफ को कितने रुपए वापस मिलेंगे। सर मिस्टर जोसेफ को 700 मल्टीप्लाई बाय 550 3,85,000 रुपीज वापस मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स 35,000 रुपीज बढ़ गई, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न इसने दिया 6 महीने के अंतराल में, और 3.5 लाख रुपए बढ़ के हो गया 3,85,000 रुपए। मिस्टर जोसेफ इज वेरी सेटिस्फाइड। मिस्टर जोसेफ इज सेइंग दैट 20% रिटर्न per annum is a very very good deal. I will come back to India definitely next year whenever I have surplus funds in my bank account in my business. I will definitely invest them in India. I am very very happy. अब मिस्टर जोसेफ अपनी खुशी में ये तो देखना भूल ही गए कि भाई जो उनको 3,85,000 रुपए मिले थे वो तो रुपए में थे, रुपए की यूएस में कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो यूएस में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस वाले पैसे को, तो ये पैसे उनको कन्वर्ट करने पड़ेंगे यूएस डॉलर्स में, और यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद वो यूएस लेके जाएंगे तो फायदा मिस्टर जोसेफ का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं मिस्टर जोसेफ का। मिस्टर जोसेफ ने कहा ओके लेट मी कन्वर्ट दिस इंडियन करेंसी इनटू माय ओन करेंसी इज यूएस डॉलर्स। व्हेन आई परचेज्ड दिस करेंसी, जब ये करेंसी परचेज करी गई थी तब ये 70 रुपए की थी, लेकिन अब 6 महीने बाद एकदम से इंक्रीज हुई भाई करेंसी। और आपको पता है यूएस डॉलर्स तो पिछले कई सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते वो करेंसी आज की डेट में, जब मिस्टर जोसेफ सेल कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर, तब वो हो गई 90 रुपए प्रति शेयर। तो 3,85,000 डिवाइडेड बाय 90 रुपीज पर शेयर, तो भाई कितने डॉलर्स मिले मिस्टर जोसेफ को? मिस्टर जोसेफ को मिले 4,277 डॉलर्स। 4,277 डॉलर्स। मिस्टर जोसेफ ने वो दिन याद किया जिस दिन उन्होंने अपने डॉलर्स इन्वेस्ट करे थे, और आज का दिन याद किया जब उन्होंने ये वाले डॉलर्स वापस निकाले हैं। फूट फूट के रोए मिस्टर जोसेफ। मिस्टर जोसेफ ने कहा ये क्या हो गया भाई, और ना क्योंकि वो इंडिया आए थे तो इंडिया में आने के बाद उन्हें थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सीख ली थी, तो यूट्यूब पे तब वो गाना बहुत ज़्यादा फेमस था, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। वाह, तुम अपनी करेंसी में तो मुझे प्रॉफिट दिखा रहे हो, लेकिन तुम मेरी करेंसी में मुझे लॉस दिखा रहे हो। साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, कितनी गलत बात है। हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है, हम फॉरेनर्स है तो क्या हो गया, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम हमारी करेंसी में तो लॉस दिखा रहे हो, देखो हमारी करेंसी में लॉस, यूएस डॉलर्स में तो आ गया लॉस, और जब इंडियन करेंसी की बात करें तो वहां पर है प्रॉफिट। 3.5 लाख रुपए से 3,85,000 रुपए हो गया प्रॉफिट। 10% 6 महीने में प्रॉफिट, मतलब साल का 20% का रिटर्न, विच इज नॉट अ बैड डील एट ऑल। तो अपनी रिटर्न में, अपने करेंसी में तुम दिखा रहे हो प्रॉफिट, मेरी करेंसी में तुम दिखा रहे हो लॉस। वाह, शाबाश। एंड टू टॉप इट ऑल, ये कहते हैं सोने पे सुहागा, या अगर नेगेटिव सेंस में कहें तो एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाई क्या बोल रहा है मिस्टर जोसेफ को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिस्टर जोसेफ को बोल रहा है, हेलो मिस्टर जोसेफ, हाउ आर यू डूइंग? मिस्टर जोसेफ सेइंग वी आर नॉट, आई एम नॉट डूइंग फाइन बिकॉज इन इंडियन करेंसी आई एम शोइंग इन इनकम, बट इन फॉरेन करेंसी आई एम शोइंग अ लॉस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है वील टेल यू व्हाट टू डू, कोई टेंशन ही नहीं, हम बताते हैं जी। मिस्टर जोसेफ, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3,85,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3,50,000 रुपए माइनस करके आया 35,000, इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। हम बताते हैं, हमसे सुनो क्या करना है आपको। अब की बार तो भाई साहब मतलब हद हो गई। मिस्टर जोसेफ ने अपना बाल नोच लिए, कहते हैं एक तो मुझे यूएस डॉलर्स में, बार बार देखो, बार बार वो इससे इन फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो यूएस डॉलर्स में तुमने मुझे नुकसान करा दिया इतना बड़ा,
ऑन द टॉप ऑफ इट तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी पे करूंगा 35,000 रुपए पे इंडिया में। क्या हो रहा है मेरे साथ? आज के बाद मैं कभी इंडिया में नहीं आऊंगा, कभी इंडिया में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कभी भी इंडिया के लोगों पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ धोखा हो रहा है। धोखा इंडियन करेंसी में तुम दिखाते हो प्रॉफिट, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते करते वो हो जाता है लॉस। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन ये कुछ तो कुछ गलत चल रहा है इंडिया में। आप लोग बता दो कहां प्रॉब्लम है, कहां गलती है, कहां गड़बड़ हुई? गड़बड़ यहां हुई कि जो यूएस डॉलर्स 70 रुपए के रेट पे उस समय बिक रहा था जब ये इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो अब इन्फ्लेट होके 90 रुपए हो गया है। इसीलिए जो हमारा प्रॉफिट था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया है, अगर हम उसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दें तो। एंड ओवर एंड अबव इट, उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईएनआर में टैक्स मांग रहा है, इंडियन रुपीज में टैक्स मांग रहा है। वो अगर ये बोल दे, अगर सपोज फर्ज करो इनकम टैक्स एक्ट ये बोल दे कि भाई आईएनआर में तुम कंप्यूट मत करो, डॉलर्स में कंप्यूट करो, तो यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने की बजाय शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा और फॉरेन नेशनल को एक भी रुपए का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो बताओ भाई, थोड़ी सी दया दे दो, थोड़ी सी तरस खा लो फॉरेन नेशनल्स पे, वरना वो इंडिया में आना बंद कर देंगे, वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे इंडियन कंपनीज में, इंडियन शेयर्स में, इंडियन सिक्योरिटीज में। अगर तुमने थोड़ा सा तरस नहीं खाया तो ना केवल तुम फॉरेनर्स पे तरस खा रहे हो, बल्कि तुम अपने आप पे भी तरस खा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि फॉरेनर्स बराबर इंडिया में आए, इंडिया में इन्वेस्ट करें अपना पैसा, इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदें और उनको इंडिया से कुछ लाभ हो, लाभ लेके वो वापस जाएं, तो कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ले आओ कैपिटल गेन के चैप्टर में, कैपिटल गेन के सेक्शन में, जो ये बोलता हो कि अगर फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में, अगर फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में, तो जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा वो आईएनआर में नहीं, वो फॉरेन करेंसी में कंप्यूट होगा। और फॉरेन करेंसी में जो भी कैपिटल गेन या लॉस आएगा वो उन दोनों में से कैपिटल गेन या लॉस निकाल के फिर आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लेना और तब टैक्स ले लेना, अगर बने तो। यहां तो बनेगा ही नहीं। देखना 4277 माइनस 5000 723 का कैपिटल लॉस आ जाएगा, $723 का कैपिटल लॉस आ जाएगा। अब तुम इस कैपिटल लॉस को 90 चाहे 70 चाहे किसी भी रेट पे जरा इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लेना, वो कैपिटल लॉस ही रहेगा। तो बस फर्स्ट प्रोवाइजो क्या करता है? फर्स्ट प्रोवाइजो यही सुविधा को फैसिलिटेट कर देता है। क्या सुविधा? सुविधा ये कि अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट ने, नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करे, इंडिया की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे और शेयर्स खरीदे उससे, तो जो शेयर्स पे कैपिटल गेन या लॉस बनेगा, जब वो बंदा इन शेयर्स को सेल करेगा तब जो कैपिटल लॉस या गेन बनेगा वो आप इंडियन रुपी में कंप्यूट करने की बजाय आप फॉरेन करेंसी में ही कंप्यूट करो, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि भाई फॉरेन जो रेजिडेंट है, जो नेशनल है, उसके हाथ में कितना कैपिटल गेन या लॉस बना, हम ये चीज देखना चाहते हैं। और ये चीज देखने के लिए हमको जो कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी वो कंप्यूटेशन भाई फॉरेन करेंसी में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसको इससे फर्क नहीं पड़ता इंडियन रुपीस में क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। उसको तो इस चीज से फर्क पड़ता है उसके हाथ में कितने पैसे आए, उसके हाथ में कितना कैपिटल गेन हुआ, उसके हाथ में कितना कैपिटल लॉस हुआ। दिस इज द डिफरेंस which is impacting the foreign nationals. So to facilitate, to remove the hardship which is caused to the foreign nationals because of increase or decrease in foreign currency rates, capital gains arising out of increase or decrease in foreign currency rates, first proviso to section 48 has been inserted, which will tell you a different way of computing capital gains, which will tell you an absolutely different method of computing capital gains. आओ देखते हैं क्या है वो मेथड। तो सबसे पहले किन लोगों पे लगेगा भाई ये फर्स्ट प्रोवाइजो? ये सिर्फ और सिर्फ लगेगा नॉन रेजिडेंट्स पे, ये रेजिडेंट्स पे नहीं लगेगा। ये पैसा लगेगा, ये प्रोवाइजो लगेगा नॉन रेजिडेंट्स पे। सेकेंडली, ये किस टाइप के एसेट्स पे लगेगा? यह है असेसी, किस टाइप के असेसी पे लगेगा? फिर किस टाइप के एसेट्स पे लगेगा?
एसेट्स हैं भाई शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो सर अगर मिस्टर जोसेफ ने खरीदी होती प्रॉपर्टी, खरीदी होती कार, खरीदी होता कुछ भी और कैपिटल एसेट इंडिया में, तो क्या ये वाला प्रोवाइजो नहीं लगेगा? नहीं भाई नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लगता है शेयर्स पे, क्योंकि हम मोटिवेट करना चाहते हैं फॉरेन नेशनल्स को कि वो आए इंडिया में और इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्ट करें, शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदें। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी पे ही ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल है, क्योंकि बेनिफिट है ना भाई, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो फर्स्ट प्रोवाइजो को के थ्रू दिया जा रहा है। बेनिफिट टू नॉन रेजिडेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया जा रहा है। और एक और खास बात कि जो भाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो फॉरेन करेंसी में ही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बार फॉरेन रेजिडेंट्स होते हैं, फॉरेन नेशनल्स होते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं इंडिया में आईएनआर में, करेंसी आईएनआर। तो अगर तब वो अपने आईएनआर वाले बैंक अकाउंट से शेयर्स खरीदते हैं तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा भाई। अगर वो फॉरेन करेंसी में शेयर्स खरीदते हैं तो ही ये बेनिफिट मिलेगा। अगर उनका इंडिया में एक अकाउंट है जो आईएनआर अकाउंट है जहां इंडियन रुपीस पड़े हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये बेनिफिट फर्स्ट प्रोवाइजो का नहीं मिलेगा। तो 3 प्राइम कंडीशंस जो चाहिए इस वाले फर्स्ट प्रोवाइजो को अप्लाई करने के लिए वो हैं: द पर्सन, द असेसी शुड बी अ नॉन रेजिडेंट, असेट्स शुड बी शेयर्स एंड डिबेंचर्स व्हिच इज प्रेवलेंट इन इंडिया इन एन इंडियन कंपनी, एंड थर्ड इज दैट द करेंसी इन विच परचेज इज मेड शुड बी अ फॉरेन करेंसी। देन 2 और खास चीजें, 2 और खास फीचर्स, तो इनको मैं बोलूंगा भाई प्राइमरी फीचर्स, इनको मैं बोलूंगा सेकेंडरी फीचर्स। 2 और फीचर्स जो खास हैं: नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो हमने पढ़ा है इंडेक्सेशन क्या होता है। इंडेक्सेशन मींस कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन की इंक्रीज होने की वजह से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी इंक्रीज करते हैं टू द ट्यून ऑफ इन्फ्लेशन रेट विच इज प्रेवलेंट इन दैट पर्टिकुलर ईयर सिंस द टाइम द एसेट इज परचेज टिल द टाइम द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें जितना भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है उसकी वजह से हम इंडेक्सेशन बेनिफिट देते हैं। सो ऐसी ट्रांजैक्शन में जहां पर बेनिफिट लिया जा रहा है फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 का, मतलब जहां पर फॉरेन करेंसी में शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदे जा रहे हैं, वहां पर भाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो कायदे की बात, मैंने जो एग्जांपल लिया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लिया था, वहां तो वैसे भी नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो वैसे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहां मिलेगा जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, मतलब अगर आपके 5 साल 6 साल 10 साल पुराने शेयर्स हैं जो आप बेच रहे हो और आप फॉरेन नेशनल हो, तो फिर वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। उस सिचुएशन में भी आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता उन लोगों को जो फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट दे रहे हैं। तो भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर हम सारे बेनिफिट्स दे देंगे इकट्ठे किसी को भी एक साथ, तो भाई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इंडियन रेवेन्यू का। तो इसलिए हम सिलेक्टिव बेसिस पे बेनिफिट्स देंगे। आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा वाला बेनिफिट चाहिए। अगर आप फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट लोगे तो सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं लेते तो सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सेकंड प्रोवाइजो क्या है? सेकंड प्रोवाइजो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड प्रोवाइजो है भाई इंडेक्सेशन का, जहां पर बेनिफिट दिया जाता है। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा उस केस में जहां पर भी फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई करता है, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे उस केस में जहां फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई करता है। और एक और बेनिफिट नहीं देंगे, नो बेनिफिट अंडर सेक्शन 112A। भाई 112A क्या कहेगा मैं आपको पहले से बताता हूं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। 112A कहेगा अगर आप एसटीटी पेड सिक्योरिटीज, एसटीटी पेड शेयर्स एंड डिबेंचर्स में खरीदते हो या बेचते हो, उस पर कैपिटल गेन अराइज होता है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो कैपिटल गेन होगा और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उस पर हम डिस्काउंटेड टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। टैक्स रेट हम कम अप्लाई करेंगे उन वाली सर्टन ट्रांजैक्शंस पे जो होंगी एसटीटी पेड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिन पे पे कर दिया होगा उन पे हम बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे। हम पूरा टैक्स का रेट नहीं लगाएंगे, कम रेट लगाएंगे हम टैक्स का। यह है थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। अब थर्ड प्रोवाइजो इज डेफिनेटली नॉट एप्लीकेबल ऑन द केसेस वेयर फर्स्ट प्रोवाइजो इज एप्लीकेबल। अगेन वही बात, सारे बेनिफिट तुम्हें नहीं देंगे, चूज कर लो कौन सा वाला बेनिफिट चाहिए। तो थर्ड प्रोवाइजो कहेगा कि भाई अगर आप ये वाला बेनिफिट लोगे फर्स्ट प्रोवाइजो वाला, मतलब आप कंप्यूटेशन अपनी फॉरेन करेंसी में करोगे और वहां से बेनिफिट उठाओगे, तो फिर हम आपको 112A वाला बेनिफिट नहीं देंगे। सिमिलरली थर्ड प्रोवाइजो ये भी कहेगा जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल गया, जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल गया वहां पर 112A का भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा।
सो सेकंड प्रोवाइजो और थर्ड प्रोवाइजो का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपने फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट ले लिया तो। थोड़ी सी देर में सेकंड प्रोवाइजो और थर्ड प्रोवाइजो भी मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा और उनके भी हम कॉन्सेप्ट को क्लियरली देखेंगे। तो ठीक है सर, माना, बात समझ में आई। थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा बेनिफिट दिया तो थोड़ा सा ले भी लिया। कायदे की बात, सारे बेनिफिट तो दे नहीं सकते, सारे के सारे प्रोवाइजो के बेनिफिट दे दें तो भाई कैपिटल गेन बहुत कम बनेगा। तो ठीक है, सारे बेनिफिट्स नहीं दिए, हाँ चुनिंदा बेनिफिट दे दिए। एक ये मेजर वाला बेनिफिट जरूर दे दिया कि कैपिटल गेन जब कंप्यूट हो तो वो कंप्यूट हो फॉरेन करेंसी में रादर देन इंडियन करेंसी, क्योंकि इंडियन करेंसी में ऐसा कई बार दिखाता है कि गेन है जबकि वो एक्चुअली में गेन नहीं होता। अगर आप फॉरेन करेंसी में देखो वो होता है एक बहुत बड़ा लॉस। सो ये एक बेनिफिट जो फर्स्ट प्रोवाइजो नॉन रेजिडेंट्स को देता है जिसने इंडियन कंपनी में शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे हैं और फॉरेन करेंसी यूज करके शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदे हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम लोगों को मिलेगा बहुत जबरदस्त बेनिफिट ऑफ कंप्यूटिंग आवर कैपिटल गेन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड देन कन्वर्टिंग द कैपिटल गेन विच हैज कम इन फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन करेंसी। तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। आप पहले कैपिटल गेन निकालो फॉरेन करेंसी में, 5000 माइनस 4277, जो भी कैपिटल गेन आया, इस केस में आया कैपिटल लॉस, उस केस में आप कैपिटल लॉस को मल्टीप्लाई कर दो फॉरेन करेंसी के रेट से, आपका इंडियन करेंसी में कैपिटल लॉस निकल के आ जाएगा। मजबूरी है भाई, हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी क्या, हम लोग यूएस डॉलर्स में कैपिटल गेन कंप्यूट करके उस पर टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में इंडियन रुपीज पे ही कंप्यूटेशन होगी और इंडियन रुपीज पे ही टैक्स का चयन होगा, टैक्स का हम कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आई। तो अब जरा समझना एक्चुअली में कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होगा। वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया, आइडिया एक ब्रीफ सा आइडिया दे दिया कि हम कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके कंप्यूट करेंगे, इंडियन रुपीस में नहीं कन्वर्ट करेंगे। बट आओ अब एग्जैक्टली देख लेते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं और इसको प्रॉपरली अपने रजिस्टर में भी कॉपी करना, किस तरह हम कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन इन केस ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजोज एप्लीकेबिलिटी। जहां पर फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई होगा वहां पर कैसे कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। सो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे आप फॉरेन एक्सचेंज का रेट लगाओगे। आप फॉरेन एक्सचेंज का कौन सा रेट लगाओगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना है, मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, TTBR, TTSR। तो समझना TTBR और TTSR का क्या मतलब होता है। TTBR मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। This is the rate at which RBI buys US dollars. TTBR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। तो आरबीआई और जो उसके सब्सिडरी बैंक्स हैं सब जिस रेट पे डॉलर्स परचेज करते हैं उसे बोलते हैं TTBR। और TTSR मींस टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। ये वो रेट होता है जिस पे बैंक जो उनके पास डॉलर्स पड़े होते हैं उस पे सेल कर रहे होते हैं। नेचुरली गाइज, जो सेलिंग रेट होता है और जो बाइंग रेट होता है वो ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है। उसके अंदर थोड़ा सा कमीशन भी एडेड होता है, जो बिचौलिया होगा उसका कमीशन एडेड होगा, और वैसे भी उन दोनों में डिफरेंस होता है। आप डॉलर खरीदने जाओ तो वो हल्के से डिफरेंट रेट का मिलेगा और अगर बेचने जाओ तो वो हल्के से डिफरेंट मिलेगा। इवन अगर सेम डेट पे आप ये काम कर रहे हो, आप बेच रहे हो खरीद रहे हो सेम डेट पे, तो भी जो दोनों का रेट होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोला 90 रुपये का डॉलर चल रहा है तो 90 रुपये बाइंग के लिए भी 90 होगा, सेलिंग के लिए भी 90 होगा, ऐसा नहीं होता। बाइंग के लिए रेट होता है हल्का सा डिफरेंट, सेलिंग के लिए रेट होता है हल्का सा डिफरेंट। तो अगर आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल रहे हो तो आपको टीटी बाइंग रेट प्लस टीटी सेलिंग रेट डिवाइड बाय 2, एक एवरेज लेके चलना है। एवरेज रेट ले लो दोनों ही बाइंग और सेलिंग रेट का, टीटी रेट्स का। फिर ट्रांसफर एक्सपेंसेस, अगर कंसिडरेशन लेते हुए कुछ ट्रांसफर के एक्सपेंसेस हुए, आपने ट्रांसफर करते हुए कुछ एक्सपेंसेस लिए, उसको भी भाई टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट का एवरेज ले लो, हाफ ले लो। फिर लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वाली लाइन गायब है क्योंकि शेयर्स एंड डिबेंचर्स में क्या ही इंप्रूवमेंट होगी, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने यहां पर नहीं लिया। सो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का किस रेट पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट होगा, टीटी बाइंग रेट प्लस टीटी सेलिंग रेट डिवाइड बाय 2। ये भी एवरेज ले लिया हमने बाइंग और सेलिंग रेट का, और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निकल के आ गया। कैपिटल गेन निकल के आया फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में ही कैपिटल गेन निकल के आया, और यही आइडिया था हमें जो कैपिटल गेन निकालना है फॉरेन करेंसी में निकालना है, ताकि मिस्टर जोसेफ ठगा सा महसूस ना करें, ताकि वो हमसे ये ना कहें कि साडा कुत्ता कुत्ता तो आडा कुत्ता टॉमी, वाह हमारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है क्या, तुम अपने INR में कर रहे हो तो प्रॉफिट निकाल रहे हो, हमारे तुम US डॉलर्स में कर रहे हो तो लॉस निकाल रहे हो, वाह शाबाश। सो
जो कैपिटल गेन आया वो उनके यूएस डॉलर्स में आया, वो अब देख लेंगे कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कैपिटल गेन या लॉस फॉरेन करेंसी में यहां पर लिखेंगे। लेकिन इस वाले रेट पे ना, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इस वाले कैपिटल गेन पे टैक्स कंप्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि यूएस डॉलर्स में हम टैक्स को, इंडियन टैक्स को कंप्यूट नहीं कर सकते, हमें मैंडेटरी है इसको इंडियन रेट में कन्वर्ट करना। तो जो इंडियन करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट जिस पे डॉलर्स खरीदे जाते हैं उस पे भाई हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर एवरेज था, जब हमने इसको कन्वर्ट किया कैपिटल गेन्स पे, तब हमने इसको बाइंग रेट पे कन्वर्ट किया। बाइंग रेट पे कन्वर्ट करने के बाद हमारा कैपिटल गेन आ गया इंडियन रुपीस पे। हाँ, और अब इस पे तुम लोग अपना टैक्स लगा दो, टैक्स का रेट लगा दो, अगर कुछ टैक्स बनता है तो ले लो मिस्टर जोसेफ से। अब एक और छोटी सी बात, छोटी नहीं बड़ी है, ध्यान देने वाली बात ये, सर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, जो आज इनकर हुआ है, जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं जो आज इनकर हुए हैं, इन दोनों में सर हम वो वाला टीटीबीआर और टीटीएसआर लेते हैं जो एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर होता है। जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उस दिन जो रेट चल रहा है हम वो लेते हैं। और यहां पर कैपिटल गेन जब कन्वर्ट हुआ, यहां पर भी हम वो वाला रेट लेते हैं जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन वाला रेट। और सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करते हुए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हुआ होगा ना 15 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, जब भी ये शेयर्स खरीदे गए होंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करते हुए हम लोग टीटीबीआर और टीटीएसआर का एवरेज लेते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन जिस दिन हुई है उस रेट पे हम लोग टीटीबीआर और टीटीएसआर कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये भी बात ध्यान रखने वाली भाई कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब कंप्यूट होगा तो वो एक्विजिशन डेट के रेट्स के हिसाब से कंप्यूट होगा। बाकी सारी जो लाइन आइटम्स है वो कंप्यूट होंगी एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसका रेट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। सर बस एक छोटी सी चीज और बता दो, ऐसा क्यों सर कि जब कैपिटल गेन को कन्वर्ट किया जा रहा है इंडियन रुपी में तब हम यूज कर रहे हैं टीटी बाइंग रेट, बाकी सब में हम यूज कर रहे हैं एवरेज। भाई यहां पर भी एक बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है नॉन रेजिडेंट्स को, फॉरेन नेशनल्स को। क्या है वो बेनिफिट? वो बेनिफिट ये है, टीटी बाइंग रेट इज ऑलवेज लोअर देन टीटी सेलिंग रेट। टीटी बाइंग रेट हमेशा कम होता है टीटी सेलिंग रेट से। तो फॉरेन नेशनल को बोला गया है ठीक है भाई, जो तुम्हें कैपिटल गेन पे करना है ना, वो कैपिटल गेन तुम कम वाले रेट पे पे करो, तुम ज्यादा वाले रेट पे मत पे करो। हम तुमसे जो कैपिटल गेन मांगेंगे वो भी वहां पर भी हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, कम वाले रेट पे हम तुमसे कैपिटल गेन मांगेंगे। तो कैपिटल गेन जब ट्रांसफर हो रहा है इंडियन रुपी में तो वो हो रहा है टीटी बाइंग रेट पर। ठीक है सर, ये बात समझ में आई? तो ठीक है भाई, ये था कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 का। आओ अब बुक में चलते हैं और बुक के अंदर एक तो प्रोवाइजो ढंग से पढ़ते हैं और उसके बाद करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट।